नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज हम मुद्दा लेंगे राज्य सरकार का। जी, पिछले 1 साल की करीब की अगर बात की जाएगी तो पिछले 1 साल में राज्य में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे मतलब भाजपा और शिंदे सरकार मिलकर इसका गठन हुआ और तब से ही कई दावे किए जा रहे हैं कि राज्य में विकास की गंगा कहीं न कहीं बह गई। आज की अगर बात की जाएगी तो आज 20 जून है और 20 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा पूरे राज्य भर में गद्दार दिवस आंदोलन के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी की बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एनसीपी के प्रदेश महासचिव शेखर सावरबांदे जी को हमने बुलाया है। उनसे जानते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और क्या इसकी वजह है। शेखर जी, क्या वजह है कि आज जो गद्दार दिन करके मनाया जा रहा है और पिछले अगर 1 साल की अगर बात की जाएगी, जितने दावे विकास के किए जाएंगे उस पर कहीं न कहीं आपने सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। 1 साल के पहले आज के ही दिन जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, वो महाविकास आघाड़ी के सरकार में से एक पार्टी के कुछ आमदारों को तोड़ के उन्होंने ये सरकार गिरा दी। वो आमदारों को ऐसा बोलते हैं कि धन शक्ति का वापर वहाँ पे हुआ। सारे महाराष्ट्र भर, राज्य भर, बल्कि मैं ऐसा बोलूँगा कि सारे देश भर 50 खोखे के नाम से सब जगह इनको चिढ़ाते हैं। ये बताना मेरे लिए असंभव है कि असली बात उनकी क्या है, पर जिस तरह से बात बाहर आई थी उसमें ये निश्चित रूप से दिखता है कि पैसे का वापर करके आमदारों को फोड़ा गया। कुछ लोगों को ईडी, सीबीआई की धमकी देके फोड़ा गया। कुछ लोगों को उनके परिवार वालों के ऊपर जो केसेस थी उनके तहत उनको प्रेशराइज किया गया। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, सारे मतलब विपक्ष जो है, ये इसका वापर करके सेंट्रल एजेंसीज रहे, पैसा रहे, ये सारे एजेंसीज का वापर करके एक 40 आमदारों को शिवसेना से तोड़ा, 10 आमदार इंडिपेंडेंट गए और ऐसे 50 आमदार जाने के बाद में इन्होंने सरकार बनाई। तो लोकतांत्रिक पद्धति से जो सरकार महाविकास आघाड़ी की स्थापित हुई थी, वो सरकार को इस तरह से नीचे खींचना, ये लोकतंत्र के साथ में गद्दारी है। और इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज का दिन गद्दार दिवस के रूप में मनाने के लिए अनाउंस किया। सारे ज़िले में, बड़े शहरों में, सभी जगह वहाँ के जो यूनिट्स हैं उन्होंने गद्दार दिवस के इस उपलक्ष्य पे जगह जगह पे आंदोलन किए और लोगों को समझाने की कोशिश किया, आम लोगों को, कि भाई देखिए, ये लोकतांत्रिक परंपरा से जो सरकार आई है, वो सरकार को इन्होंने इस तरह से छेड़ा है, इनको नीचे उतारा है। तो आप सब लोग ये बात ध्यान में रखिए कि लोकतंत्र का इन्होंने मर्डर किया है, इसीलिए गद्दार है। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के आप विधायक हैं, वही शिवसेना से बगावत करके जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनाया, क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि जिस तरह से विकास के दावे जो किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन सारे विकास के दावों की अगर बात की जाएगी? और पिछले अगर कुछ वर्षों की अगर बात की जाएगी तो बदलते नागपुर को जिस तरह से हाईलाइट करके एक विकास का चित्र बताया जाता है, क्या उस पर भी आप सवाल खड़े करते हैं? नहीं, कैसा है कि जब सरकार अपने पावर में आती है तो सरकार के सामने क्या एजेंडा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज ऐसा है कि बेरोजगारी की समस्या है। अभी ये मार्च महीने में एक नया जीआर निकाला गवर्नमेंट ने, उसमें 6-7 एजेंसीज अपॉइंट कर दिया कि अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वो मैन पावर देंगे। मुझे लगता है सारे डिपार्टमेंट में आज 50% से ज़्यादा जगह खाली है, सरकारी नौकरी भर्ती नहीं हो रही है और उनके जगह
ये प्राइवेट कंपनी उनको मैन पावर दे रही है। अब मुझे देखने में ये आया कि ये प्राइवेट कंपनी जो मैन पावर उनको दे रही, उसमें भी वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर दबाव है। क्वालिफिकेशन के अलावा जब तक कोई उसके रूलिंग पार्टी के आमदार खासदार का लेटर उसके साथ में नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो आदमी को नौकरी में नहीं लगाती वो एजेंसी। तो इस टाइप का जो वातावरण, मतलब एक पर्टिकुलर विचार वाले लोगों को ही, मतलब वही बेरोजगार लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगी, इस टाइप का पार्शियलिटी ये सरकार कर रही। ये एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। केवल फिजिकल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन जो स्कीम्स गवर्नमेंट जाहिर करती है, उस स्कीम्स के लिए, आगे आने वाले स्कीम्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा, हमारी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमने कितना कर्जा पहले था, अभी कितना कर्जा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम सब लोगों ने मिल के देखना चाहिए। केवल यहाँ हमारे यहाँ ब्रिज बन गए, मेट्रो बन गई, हमारा भौतिक विकास हो गया, पर भौतिक विकास के अलावा बाकी जो मुद्दे हैं उसके तरफ हम ये सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही। बेरोजगारी के अलावा बाकी भी मुद्दे हमारे सामने हैं। शिक्षा के मुद्दे हैं। शिक्षा के मुद्दे में हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ाई जा रही है, सरकार ये चाहती है, इवन प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, प्राइमरी एजुकेशन में ग्रांटेड स्कूल देना बंद कर दिया, नॉन ग्रांटेड स्कूल दे रहे हैं, और नॉन ग्रांटेड स्कूल में भी इतनी भारी भक्कम फी दे रहे हैं, ले रहे हैं कि सर्वसामान्य आदमी को वहाँ पे पढ़ाना मुश्किल है। कोई लड़का अगर सीबीएसई में पढ़ना चाहता है तो आज नहीं पढ़ सकता, उसको सरकारी स्कूल में ही जाना पड़ता है और उसको मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बोलेंगे कि सर्वंकष विकास जो है, सर्वंकष विकास की तरफ ये सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, और सिर्फ ये सरकार चलाने के लिए चला रहे हैं। इनको खुद को पता नहीं कि अपनी सरकार कब चली जाएगी। ये ऑक्सीजन पे ये सरकार है। इनको लगता है कि एक आध बार कल अगर सभापति निर्णय ले तो सरकार चली जाए, सभापति निर्णय दूसरा ले तो सरकार बच जाए। ऐसी परिस्थिति में सरकार जो चलती फुल फ्लेश काम नहीं कर सकती। बल्कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जो 2.5 साल निकाले, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें से 1.5 से 2 साल उनके कोरोना में गए, और इस राज्य महाविकास आघाड़ी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री हमारे अजित दादा पवार, ये सारे लोगों ने एक टीम बना के जिस तरह से वो कोरोना के संकट का मुकाबला किया, उसकी सारी जगह सराहना की गई है। और फिर बचे 6-8 महीने सरकार चली और उसके बाद में सरकार चली गई। तो ये दावा करते हैं कि सिर्फ हमने विकास के काम किए, हम विकास के काम सिर्फ हम ही कर सकते। ये झूठ बात है। जो कोरोना काल में काम किया उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि भौतिक विकास के तरफ न जाते हुए हमारा आर्थिक विकास कैसा हो, हमारा सामाजिक विकास कैसा हो, इसके तरफ भी सरकार की यह जवाबदारी है, ये इसके तरफ भी ध्यान देना। आज जब आपके आंदोलन पूरे राज्य भर में हो रहे हैं, नागपुर भी उसका गवाह रहा कि सुबह से आपके आंदोलन चल रहे हैं गद्दार दिवस के तौर पर, तो स्थानिक और विरोधकों के तरफ से भी आपके लिए कुछ सवाल आए कि अगर अजीत पवार के साथ में देवेंद्र फडणवीस अगर सरकार बना लेते थे तो क्या वो फिर गद्दारी नहीं होती या फिर एनसीपी का रुख क्या होता? कैसा है, ये सारी अफवाहें हैं। अजीत पवार साहब ने ऐसी कभी कोशिश भी नहीं की। हाँ, बीजेपी के तरफ से ये कोशिश होती रही है कि उनको ऐसा लगता है कि अब एकनाथ शिंदे की यूटिलिटी ख़त्म हो गई। जिस उद्देश्य से उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ में हाथ मिलाया, मुझे ऐसा लगता कि उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। आज भी सर्वे भलाई ये कुछ भी डिक्लेयर करते रहे, लेकिन बीजेपी को ये पक्का मालूम है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो अलायंस है उसकी पॉलिटिकल पोजीशन सुधरी नहीं बल्कि बिगड़ी है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कुछ न कुछ कारण बता के स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो हमारे चुनाव है, महानगर पालिका की चुनाव है, नगर पालिका की चुनाव है, लगातार किसी न किसी को कोर्ट में भेज के किसी न किसी के तरीके से ये चुनाव खींचते जा रहे हैं, ये चुनाव नहीं ले रहे हैं। इनको पूरा अंदाज है।
और इसीलिए उन्होंने कोशिश की अब अजित पवार के ऊपर कि अजित पवार उनके साथ में आ जाए बीजेपी के साथ में, और बीजेपी अपनी पोजीशन अजित पवार साहब के सहारे सुधार ले, ऐसी कोशिश वो करते रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता अजित पवार बहुत सिद्धांतिक आदमी है, सिद्धांत से राजकारण करने वाले हैं, उनको उनके बारे में बहुत सारा बोला जाता है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये सारे अफवाह है, ये बात में कोई दम नहीं कि बीजेपी के साथ में अजित पवार साहब जाएंगे। शेखर वो आप एक कट्टर शिवसैनिक रहे हैं। जब से हमने पत्रकारिता शुरू की नागपुर में, तब से आपको देखा है कि कट्टर शिवसैनिक के तौर पर आपको जाना जाता है। आप उप महापौर भी रहे, कई सारे आंदोलन में सक्रिय रहे, और एक तेज जो एक शिवसैनिक में बोलने की जो प्रखर जो भूमिका थी आप हमेशा आप रखते थे। अभी फ़िलहाल आप एनसीपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बीच में जो हुआ उस पर तो हम जाएंगे नहीं, अतीत में जो हुआ तो, लेकिन जो सिनेरियो राज्य में हुआ पिछले एक साल पहले, जिस तरह से शिवसेना को और शिवसेना से हटकर कुछ आमदारों ने बीजेपी के साथ मिलाकर सत्ता बना ली। आप खुद उद्धव साहब को करीब से जानते हैं, आने वाले चुनाव में ये रुख किसके तरफ जाएगा? एक शिवसैनिक होने के नाते बताइए, क्या उद्धव जी ठाकरे की तरफ शिवसैनिकों का रुख आज भी वैसे ही जो कट्टर शिवसैनिक है, या फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे जिनके साथ में भाजपा के कई तमाम दिग्गज नेता, जिसमें फडणवीस जी, गडकरी जी भी उनके साथ में हैं? तो क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह रुख होगा आम जनता का और कट्टर शिवसेना का? जिस तरह से बीजेपी की आज जो चाल चल रहे हैं, ये चुनाव रोक के रखे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 6 एमएलसी जो अभी दिसंबर में जो रिटायर्ड हुए, वो 6 एमएलसी भी चुनाव नहीं हो रहे, क्योंकि नगर पालिका की चुनाव नहीं है। बिल्कुल। तो इसके वजह से मतलब एक बात पक्की है कि भाजपा और शिंदे की जो सरकार है डरी हुई है। इसका कारण एकमात्र है, जो कट्टर शिवसैनिक है, जो कोई पदाधिकारी नहीं है लेकिन सिर्फ शिवसेना को मानने वाला है, बड़ा साहब के विचारों को मानने वाला है। मैं उसके भी आगे जाके बोलूँगा, बड़ा साहब के हिंदुत्व को मानने वाला जो वर्ग है, उसे हम कट्टर शिवसैनिक बोलते हैं। वो सारे कट्टर शिवसैनिक उद्धव जी के साथ में है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले चुनाव में वो बहुत चमत्कार करने वाले हैं। कुछ हमें नेता दिखते हैं कि जिनके ऊपर कोई आपत्ति थी, जो कई आर्थिक रूप से अड़चन में थे, जो फैमिली के वजह से अड़चन में थे, ऐसे बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे साहब के साथ गए, और कुछ जाएगी भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कल परसों भी एक लेडी गई, तो जाएगी भी, लेकिन उनके पीछे लोग जा रहे हैं, ऐसा नजराना कहीं मुझे दिख नहीं रहा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता कि आने वाले चुनाव में उद्धव जी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और महाविकास आघाड़ी जब एक साथ लड़ रही है, तो उद्धव जी है, अजित पवार साहब है, या फिर कांग्रेस के नेता है, ये सारे आदरणीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक अच्छी मजबूत सरकार 2024 में राज्य में देगी। ये बिल्कुल 100% हम लोगों को लगता। इसके अलावा ये लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये सारे जो सर्वेज आते हैं, तो कुछ सर्वे थोड़ा सा पार्शियल होते हैं, लेकिन इम्पार्शियल सर्वे कुछ एजेंसी जो करती है, उसमें ये बात पक्की हो गई है कि उद्धव जी के साथ में शिवसैनिक है, और उद्धव जी और बाकी महाविकास आघाड़ी के नेता मिलके यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है आज का बदल जाएगा, और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। एकनाथ शिंदे का क्या होगा अगर देखा जाएगा तो? नहीं, कैसा है, आप एकनाथ शिंदे साहब ने जिस तरह से निर्णय लिया, मुझे ऐसा लगता है वो भी उन्होंने कुछ सोच के निर्णय लिया होगा। उन्होंने अपने सारे कार्ड्स ओपन नहीं किए, लेकिन उनका जो बेल्ट है, कल्याण ठाणे वगैरह का जो बेल्ट है, वह निश्चित रूप से उनका काम है। जब वो शिवसेना में थे, तो वो बाकी प्रदेशों में, मतलब प्रदेश के बाकी इलाके में काम नहीं करते थे। गढ़चिरौली के पालक मंत्री रहे हैं, गढ़चिरौली में आते जाते थे, पर बाकी इलाके में उनके तरफ कोई जवाबदारी नहीं थी। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करके सब जगह घूम रहे, पर वो ऐसे मौके पे घूम रहे जो उद्धव जी के खिलाफ में है, जी, उद्धव जी की खिलाफत करते हुए घूम रहे। मुझे ऐसा लगता कि उतना ज़्यादा रिस्पांस बाकी जगह नहीं मिलेगा। बीजेपी ने जो सोचा था
कि हम शिवसेना तोड़ेंगे, 2 गुट कर डालेंगे, एक गुट को पहले हम ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे गुट को ख़त्म करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता कि ये उद्धव जी को ख़त्म करने के चक्कर में जो एकनाथ शिंदे साहब जो लाए, तो उनका उद्देश्य उसमें सफल नहीं हुआ है, बल्कि उद्धव जी के प्रति सिंपैथी है, उनकी ताकत बढ़ रही है और उनके पार्टी में जो सेकंड लाइन है, वो भी फर्स्ट लाइन करके काम करते हुए आगे के आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। क्या ऐसा हुआ होगा, आप भी शिवसैनिक हैं, अचानक सत्ता में रहते हुए बदल जाना और फिर मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होना, क्या ऐसा एकनाथ शिंदे के साथ हुआ होगा जो जिसके वजह से शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें बहुत सारे अड़चनी भी थी। कई मतलब सेंट्रल एजेंसी जो है उनका भी जी, काफ़ी दबाव। महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें। जी, और दूसरा पैसे पानी वाला भी मामला था, धनशक्ति का मामला था। तो एग्जैक्ट मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को ये बताना मुश्किल है, पर कुछ ना कुछ दबाव बढ़ते मतलब गया। साफ तौर पर अगर बोले, अगर एकनाथ शिंदे अगर इनका ऑफर नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी का अगर ऑफर नहीं मानते, तो क्या उनकी भी फाइलें खुल सकती थी, ये बोलना चाहते हैं आप? ऐसा कुछ लोग बोलते हैं जी, कि ऐसा भी हो सकता था, पर मैं इसलिए उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि मुझे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया है, मुझे ऐसा लगता सूझबूझ के साथ में निर्णय लिया होगा। उनके जो आमदार थे उनके साथ में चर्चा करके विचार विमर्श करके निर्णय लिया होगा। सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी उनको धोखा देगी या उनको लेके चलेगी, ये आज के दिन बताना बड़ा बताना मुश्किल मुश्किल है। है। भाऊ, एनसीपी की बात करते हैं। आप एनसीपी के नेता हैं, महासचिव को आपको, प्रदेश महासचिव को आपको पद है महाराष्ट्र में, लेकिन विदर्भ की जब भी बात आती है तो एनसीपी को कहीं ना कहीं सेकेंडरी या थर्ड स्टेज पर देखा जाता है। यहाँ पर जिस तरह से एनसीपी ने पैठ जमानी थी, चाहे शहर में हो, ग्रामीण में काटोलक की अगर बात की जाएगी तो अनिल देशमुख जी का अच्छा कार्य है वहाँ। लेकिन अन्य जगह अगर नागपुर की अगर बात करते हैं तो वो पैठ नहीं जमा पा रहे हैं। उसकी दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या जिम्मेदारियां आप लोगों पर है इस समय? कैसा है कि देखिए, कांग्रेस मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस हमेशा कांग्रेस के साथ में मिलजुल के इलेक्शन लड़ती थी। जी, और जब नेता लोग बैठते हैं तो निश्चित रूप से जो पार्टी का जिस प्रदेश में थोड़ा वजन है, उसको ज़्यादा सीटें वहाँ पे दी जाती हैं। तो उधर के पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाड़ा साइड में एनसीपी को ज़्यादा सीटें मिलती है, कांग्रेस को कम मिलती है। विदर्भ में कांग्रेस को ज़्यादा मिलती है, एनसीपी को कम मिलती है। पर उसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऐसा बोलना मुझे ऐसा लगता कि उचित नहीं है। गृह मंत्री पद जैसा बहुत इम्पोर्टेंट पद सरकार का राष्ट्र में मुख्यमंत्री के बाद में गृह मंत्री होता है, तो गृह मंत्री पद जैसा अनिल देशमुख साहब को यहाँ गृह मंत्री बनाया। आज अगर हम देश के नेताओं में देखते हैं तो अभी अभी गोंदिया से प्रफुल्ल पटेल साहब को कार्याध्यक्ष बनाया गया है। जी, तो पार्टी ये कोशिश करती आई है हमेशा। अमरावती में नवनीत राणा को समर्थन, एनसीपी के कोटे में सीट थी, वो लड़ना चाहती थी, उसको समर्थन दिया, उनको चुना के लाया। तो पार्टी हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि अपना यहाँ पे बेस बने। पर जैसा बाकी स्थानीय स्वराज्य संस्था में या इसमें उसमें जिस तरह से था, तो उसमें वो प्रभाग सिस्टम होने की वजह से चार वार्ड का प्रभाग, और उसमें सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता। एक तो बीजेपी ने जिस तरह से अपने वार्ड की रचना की, बड़े बड़े वार्ड कर दिए, तो उसके वजह से भी काफ़ी असर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर गिरा है। पर मुझे ऐसा लगता है अभी आने वाले दिनों में यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल साहब है, अनिल देशमुख साहब है, रमेश बंग साहब है, इनके नेतृत्व में हम सारे लोग यहाँ काम करते रहते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी करेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। अपने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अगर बात की है प्रफुल्ल पटेल की, सुप्रिया सुळे की, तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि अजित पवार को इसमें कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पवार साहब और उनमें शायद दूरियां बढ़ रही है।
पिछले कुछ दिनों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो जिस तरह से राज्य की गतिविधियाँ आ रही है, राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही, क्या लगता है आपको? आपसे सीधा जानना चाहेंगे, क्या अजित पवार को दूर रखने का ये एक मुख्य कारण है? नहीं, ये बात गलत है। अजित पवार साहब, शरद पवार, सुप्रिया सुळे या प्रफुल्ल पटेल, ये सारे लोग एक मत से काम करते हैं। आपको पता होगा कि जब वहाँ पर विरोधी पक्ष नेता बनाने का मौका आया तो शरद पवार साहब ने अजित पवार साहब का ही नाम दिया। तो जो आदमी की जहाँ पे यूटिलिटी है वहाँ पे निश्चित रूप से वो आदमी को काम दिया जाता है, ऐसा पार्टी का इतिहास है। सुप्रिया सुळे जी ये लोकसभा में काम करती है। देश के विभिन्न राज्यों से जो पदाधिकारी वहाँ पे आते हैं, जो आमदार आते हैं, काफ़ी खासदार आते हैं, उनके टच उनका रहता है। प्रफुल्ल पटेल साहब का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक आदमी लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाला, एक आदमी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाला, ऐसे दो लोगों को बनाए कि ताकि देश के अन्य जो घटक राज्य है वहाँ उनका संपर्क बढ़े, वहाँ पार्टी बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ महाराष्ट्र का सवाल है तो महाराष्ट्र की भागदौड़ जो है वो अजित पवार साहब के हाथ में। विरोधी पक्ष नेता करके पूरे राज्य पर घूम रहे हो, जगह जगह जाते हैं, मुंबई में कम रहते, पूरे राज्य में घूमते रहते हैं। जिस तरह से शरद पवार साहब घूमते थे राज्य में, अभी भी घूमते हैं, उसी तरह से अजित पवार साहब पूरे राज्य पर घूम के पार्टी मजबूत करने का काम और राज्य में मतलब विरोधी पक्ष नेता करके उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जिस तरह से सरकार चल रही, आप देखेंगे कि कोई भी चैनल खोलिए, आप वर्तमान पत्र, न्यूज़ मीडिया देखिए कि जिस तरह से अजित पवार साहब बहुत अभ्यासपूर्ण बात करते हैं, उनको जानकारी है, चाहे मंत्रालय है, सभागृह है, ये सारी चीज़ें उनके पास, इतना अभ्यास है उनके पास में कि उनको बरोबर जो सत्ता पक्ष है उसको कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम, जो बात गलत है वो गलत है, ये बताने का धैर्य अजित पवार साहब में है। इसलिए महाराष्ट्र की जवाबदारी अजित पवार साहब की तरफ दी है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वालों में से उनकी सुप्रिया सुळे की तरफ दी है और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं तो मुझे लगता है उनको प्रफुल्ल पटेल साहब को दी। कल ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने एक फॉर्मूला दिया है कि राज्य में अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर आती है तो सीएम होगी सुप्रिया सुळे और डिप्टी सीएम होंगे आदित्य ठाकरे। आप क्या इससे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है बावनकुळे साहब ऐसा बीच बीच में कुछ ना कुछ पिल्लू छोड़ते रहते हैं ताकि लोगों की नज़र इनके जो कमियां हैं ये सरकार की, ये कमियों पे न जाए, लोग भलते डायरेक्शन में चर्चा करते रहे। इसलिए ये चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ऐसे बोलते हैं और हर हफ्ते में ऐसा कोई ना कोई एक स्टेटमेंट करते हैं कि महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी हो जी, पर महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत तोड़ने की कोशिश चल रही है, बोलेंगे को उनको कांग्रेस को अलग करना चाहते हैं जी। और इसीलिए ऐसे बोलते हैं। वो बात में कोई दम नहीं। सारे लीडर तो ये जानते ही है, महाराष्ट्र की जनता भी ये जानती है कि चंद्रशेखर बावनकुळे की तरफ पार्टी ने यही जवाबदारी दिया है। एनसीपी की विधानसभा के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? हम लोकसभा की बात नहीं करते, लेकिन विधानसभा में चुनाव की क्या भूमिका रहेगी अगर बात की जाएगी विदर्भ की सीट या फिर नागपुर की सीटों में से, तो कितनी अपेक्षा रखते हैं? आप भी खुद एक महासचिव रह चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे बड़े जो नाम है नागपुर शहर में, आप हो गया और अन्य लोग हो गए, वो भी अपेक्षा रखते हैं कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ें। तो क्या फार्मूला आप देखते हैं भविष्य की नज़र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए? ऐसा है कि पिछला चुनाव अगर हमने देखे जी, तो पिछले चुनाव में नागपुर शहर में 6 में से 6 सीटें ये कांग्रेस लड़ी थी। जी, ग्रामीण के 6 सीटें में से 2 जगह एनसीपी लड़ी थी। थी, 4 जगह कांग्रेस लड़ी थी। ओके मतलब टोटल 12 में से 10 जगह कांग्रेस लड़ी थी। जी, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार थोड़ा सा अभी महाविकास आघाड़ी है तो ये सारे फार्मूले ये नेता लोग बैठ के तय करेंगे, ये चेंज होंगे निश्चित। तो भी अंदाजा एक यहाँ शिवसेना रहेगी, जी, यहाँ राष्ट्रवादी रहेगी जी, और ये विचार मंथन इसके ऊपर चल रहा है। पार्टी के आधार पे न होते हुए कैंडिडेट के आधार पे चयन हो उम्मीदवारों का, इसके ऊपर सारे नेता जोर दे रहे हैं कि एक पार्टी को वो उम्मीदवारी न देते हुए
कौन से पार्टी का कौन सा उम्मीदवार वहाँ पे है, क्या प्रोबेबिलिटी वो उम्मीदवारों की है, ये अगर हम लोग जांच के अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। और महाविकास आघाड़ी के सारे नेता जो है, शिवसेना के हैं, कांग्रेस के हैं, राष्ट्रवादी के, यही लाइन्स पर विचार कर रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव होने के बाद में ये फार्मूला सारे लोग बैठ के तय होगा। अभी सारा कंसंट्रेशन जो है नेताओं का वो लोकसभा के ऊपर है, और लोकसभा के एक एक सीट के ऊपर आज भी मंथन हो रहा है जी। मीटिंगें हो रही है, मंथन हो रहा है। उसका एक अच्छा फार्मूला बाहर निकल आएगा, और उसमें ऐसा लगता है कि जैसा बाकी सर्वे ने बताया कि हमारे 35-38 सीट महाविकास आघाड़ी की आ सकती है। अगर वो सीटें किस तरह से आए, कौन उम्मीदवार रहे, इसके ऊपर आज चर्चा चल रही। विधानसभा के लिए अभी टाइम है, इसलिए विधानसभा की बात जो है ये चुनाव होने के बाद है। नागपुर से भी एक कड़ी टक्कर रहेंगी, क्योंकि नागपुर शहर में नितिन गडकरी जैसे नेता, जो कि देश राष्ट्रीय नेता के तौर पर है, केंद्रीय मंत्री है, और इतना बड़ा काम उन्होंने करके बताया रोडवेज में, क्योंकि नागपुर से भी कड़ी चुनौती देने के लिए उम्मीदवार रहेगा महाविकास आघाड़ी का। महाविकास आघाड़ी का निश्चित रूप से रहेगा। मतलब अगर 2014 का और 2019 का ये दो चुनाव हम देखेंगे गडकरी जी के, तो उनका जो ये है मार्जिन है वो कम हो गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि एक काम करना, पॉलिटिकल लोगों ने एक काम करना, ये अलग चीज़ है, पर जिस तरह से केंद्र की सरकार में बैठ के सरकार चल रही है, तो जो नाराज़गी केंद्र सरकार के ऊपर है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसटी में से प्रवास कर रहे लेडीज़ को 50% कंसेशन दे रहे हैं, पर वही लेडीज़ का जो 400-500 रुपये का सिलेंडर था वो 1100-1200 रुपये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। ये जो जीएसटी का इन्होंने विरोध किया था वो जीएसटी लगा दिया। आप अगर घर में कोई रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो एक सीमेंट की बोरी ले लीजिए, सीमेंट की एक बोरी घर का रिपेयरिंग करने के लिए आएंगे तो 260-270 रुपये की बेसिक कॉस्ट बोरी की है, और उसके ऊपर 90 रुपये जीएसटी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इतना सारा पैसा जो जमा कर रहे हैं, तो इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट दिख रही। अब वही जीएसटी लगाने के लिए कांग्रेस ने जब कोशिश की तो ये महोदय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने और बाकी सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काउंट होगी, और गडकरी का इंडिविजुअल किसी के साथ दोस्ताना हो सकता, किसी के घर में खाना खाने जा सकते हो, ये उनके फैमिली कार्यक्रम में जा सकते, लेकिन चुनाव जब आएगा तो केंद्र सरकार के खिलाफ वाला जो माहौल है निश्चित रूप से गडकरी को डैमेज करेगा। ऐसे मतलब नितिन गडकरी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है, काफ़ी मुश्किल रहेगा। भाऊ, अगर महानगर पालिका की अगर बात की जाएगी तो आप कुछ समय पहले काफ़ी बड़ा हिस्सा थे, उप महापौर रहे, तब आप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति में थे। इस बार क्या लगता है आपको, महानगर पालिका में किस तरह से बदलाव होगा, महाविकास आघाड़ी किस तरह से ही करेगी, या फिर पिछले 15 सालों की अगर बात की जाएगी तो क्या परिवर्तन देखते हैं आप महापालिका के स्थानीय चुनाव में? मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जिस तरह से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, उसमें जो कुछ साल हम लोग भी उनके पार्ट एंड पार्सल थे, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे दूसरे जो घटक पक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी को, उनको बहुत ज़्यादा से नहीं रहता। ये 24/7 योजना जब लाई थी तब हम लोगों ने उनको सुझाव दिए थे कि ये 24/7 योजना जो है प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे बोलना नहीं, करना चाहिए, पर प्राइवेटाइजेशन कितने % करना चाहिए। कोई एक आधी सर्विस है उसका एक 60%, 70%, 80% आप प्राइवेटाइजेशन करो। तो उस समय हमने सुझाव दिया था कि नागपुर के 3 जोन कीजिए आप पानी के लिए, 2 जोन प्राइवेटाइज कीजिए, 1 जोन कॉरपोरेशन चलाएगी। तो उसमें ये होगा कि वो जो प्राइवेट एजेंसी आएगी उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। आज पूरा शहर हमने उनके हाथ में दे दिया। 24/7 की जो योजना बताते, कंप्यूटर पे उनके पास में ऐसा दिखता कि इतनी 60-70% जो एरिया है 24/7 हो गया, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है कि 20% से ज़्यादा एरिया ये 24/7 में नहीं आया। कुछ इधर के इलाके के पश्चिम, मतलब देवेंद्र जी के
इलाके का कुछ इलाके जो है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के या उधर के, बाकी उधर आप पूर्व नागपुर देखिए, आप दक्षिण नागपुर देखिए, आप उत्तर नागपुर का भाग देखिए, यहाँ 24/7 अभी पहुँचे नहीं है। तो ये इस तरह से जो निर्णय महानगर पालिका ने लिए है तो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि घर टैक्स का मामला हो, ये हो, एक तो बहुत नया मामला सामने आया है। जो लोगों को 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले कॉरपोरेशन ने प्लॉट दिए हैं लीज रिन्यूअल के लिए, अभी अगले आने वाले 30 सालों में लीज रिन्यूअल को करना था। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि प्लॉट का रिन्यूअल 10 साल का होगा। अब 10 साल के लिए लीज रिन्यूअल होगा तो कोई बैंक आपको लोन नहीं देगी, बिल्कुल 30 साल का लीज होगा। बिल्कुल। और ग्राउंड रेंट जो है, ग्राउंड रेंट अभी तक ऐसा था कि 30 साल के बाद में 3 गुना बढ़ता था, अभी इन्होंने तो 100 गुना बढ़ा दिया। मतलब जिसका 300-400 रुपये ग्राउंड रेंट था, उनका 70,000 80,000 रुपये ग्राउंड रेंट करते। तो ये जो कुछ निर्णय है ये पार्टी ने लिए है कॉरपोरेशन में रहते हुए, तो मुझे ऐसा इसका इफेक्ट आएगा। और साथों साथ जो डिवाइड एंड रूल वाली जो बेसिक इनकी नीति है, ये कुछ लोग प्लांट करते हैं वोट खाने के लिए, ये लोगों में ध्यान में आ गया। पिछले बार भी कुछ पार्टियां ऐसी इन्होंने खड़ी की थी जिसको स्पॉन्सर किया था, जिनको पैसा दिया था, चुनाव लड़े, उन्होंने वोट खाए महाविकास मतलब पूर्वगामी विचार के, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मतलब जीत हो गई। पर इस बार लोग थोड़े अभी अलर्ट हो गए हैं, उनको मालूम है कि अगर हम लोग दूसरे पार्टी को वोट देते हैं महाविकास आघाड़ी छोड़ के, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विजय वहाँ पे होगा। इसलिए डिवीजन ऑफ वोट जो है वो टालने के मूड में है नागपुर की जनता, तो उसमें महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा। वो चलते चलते अंतिम एक सवाल, ये जनता की तरफ से सवाल है और हमने भी इतने साल की आपकी राजनीति देखी है, शेखर सावर बांदे को दक्षिण की जनता हो या फिर नागपुर की जनता हो जो उन्हें बहुत करीब से जानता है, आमदार विधायक होते हुए देखना चाहती है, क्या एनसीपी में ये मुराद पूरी हो सकती है जनता की? नहीं, कैसा है, मतलब मैं एनसीपी में जो आया तो ये मुराद पूरी करने के लिए नहीं आया, ये पहले स्पष्ट बता देता हूँ। 3 पार्टियां अभी अलायंस में लड़ने वाली है जी। कौन सी टिकट कौन से पार्टी को जाएगी ये पता नहीं है जी। और ऐसे वक्त ये बताना बहुत असंभव है। राजनीति में काम करने वाला आदमी या राजनीति में रहने वाला आदमी, हर एक आदमी चाहता है कि मैं कुछ बनूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं आमदार बनूं, ये करूं, पर जो चीज़ संभव नहीं होती उसको अपन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कल मुझे बोला कि आप चुनाव मतलब अपने कोटे में सीट आती है जी। और चुनाव लड़ने के लिए अगर मुझे बोलती है तो निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। पर अगर पार्टी दूसरा कोई उम्मीदवार डिसाइड करती है तो उसको सपोर्ट तो उसको पूरा तरह से सपोर्ट करके वो राष्ट्रवादी का उम्मीदवार नागपुर शहर में कैसा जीत के आएगा, क्योंकि अभी तक नागपुर शहर में कोई राष्ट्रवादी का आमदार नहीं बना, इलेक्टेड आमदार नहीं बना। तो शहर में एक इलेक्टेड आमदार हो, उसके लिए पूरे ताकत से हम लोग लगेंगे और पार्टी जिस किसी को टिकट देगी उसका पूरा ईमानदारी से काम करेंगे। भाऊ, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी बात की राज्य की राजनीति पर, नागपुर की राजनीति पर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे की बात में शेखर सावर बांदे जी हमसे जुड़े हुए थे। कट्टर शिवसैनिक के नाम से आज भी उन्हें लोग जानते हैं, लेकिन अभी एनसीपी का दामन उन्होंने थाम लिया है, राजनीति में अभी सक्रिय हुए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले कुछ अज्ञातवास में चले गए, लेकिन एनसीपी के तौर पर अभी फिर से राजनीति में सक्रिय हुए हैं। बातें जो हुई है उसमें किस तरह से महाविकास आघाड़ी आने वाले दिनों में इस राज्य में किस तरह से चुनाव लड़ेगी उस पर बात हुई। साथ ही उन्होंने एक इशारा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो नागपुर के सांसद हैं उनको दे दिया है कि वो लोकसभा चुनाव को हल्के में ना ले। क्योंकि तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।